SY BCom कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट सेकंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये जो चैप्टर है ये सेकंड टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। फर्स्ट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने इससे पहले भी बताया है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इस टॉपिक से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, एक इजी टॉपिक है समझने के लिए भी, और कैलकुलेशन बेस भी, और प्रॉब्लम बेस भी। और आगे आपको जो हम अगले टॉपिक्स डील करने वाले हैं तो उसमें ये हेल्प करेगा, इसका बेस जो है उसमें आपको हेल्प करेगा। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन समझने से पहले सबसे पहले हमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनी, जॉइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनीज, अब वो पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो। सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऐसा बिजनेस जो सिंगल पर्सन करता हो। पार्टनरशिप फर्म जो ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर करते हों। और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो हमारा इस साल का जो सिलेबस है उसका टाइटल ही है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। मेनली हम कंपनीज में डील करने वाले हैं। तो कंपनी इज़ वन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस गेदर होते हैं विच मे बी मोर देन 7 अगर पब्लिक लिमिटेड हो, दो या दो से ज़्यादा अगर प्राइवेट लिमिटेड हो। तो इस तरह से ये ग्रुप ऑफ पीपल गेदर होकर, ये लोग जमा होकर, दे डू अ बिजनेस, वो अपना एक व्यापार करते हैं, वो अपना एक बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पर कंपनी क्या है, तो बेसिकली कंपनी इज नथिंग बट एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो अब जो कंपनीज, ओल्ड जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 का था, उसके बाद फिर अमेंडमेंट्स आते गए। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो 2013 का है, और 2013 के अकॉर्डिंग अगर एक कंपनी फॉर्म होती है या एक कंपनी अगर बनती है तो वो अपना बिजनेस कंपनी फॉर्म में कर सकती है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्म कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सबसे पहले तो वो जो आइडिया जिनके माइंड में आएगा कि भाई इस कंपनी को बनाना है, फिर वो कंपनी को बनाने के लिए जो आइडिया है उस आइडिया को जनरेट करेंगे, उस आइडिया से फिर आगे वो प्रोसेस करेंगे, ये प्रमोटर्स कहलाएंगे। फिर अब ये क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। कंपनीज रजिस्ट्रार के पास अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशंस उनको रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशंस का गैदरिंग वो करेंगे। उन डॉक्यूमेंटेशंस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, डायरेक्टर्स के कंसेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड सेक्रेटरीज के कंसेंट्स है। तो इस तरह से ये जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायरमेंट है, जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को वो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर एक कंपनी फॉर्म हुई है और अगर वो कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रही है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको टाइम फेज जाएगा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला कल मेरा कंपनी रजिस्टर हो जाएगा। तो मुझको कितना कैपिटल रखना है उसके हिसाब से मुझको फीस पे करनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस है और वो प्रोसेस टाइम लेगा। और वो प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना प्रोसेस डाला है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अपना काम करेगी। रजिस्ट्रार जो है, कंपनी रजिस्ट्रार जो है, जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है, कंपनी रजिस्ट्रार जो कंपनी को रजिस्टर करने का काम करेगा, तो रजिस्टर करने के बाद वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी टर्म्ड एज ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। और इस कंपनी के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जिस दिन भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को मिला, यहाँ से अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यहाँ से अब कंपनी लीगली मानी गई कि भाई एक कंपनी है, ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। तो ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यहाँ पर अब कंपनी बनी है। कंपनी ये कर सकती है, चलो भाई कंपनी बनी है, कंपनी ये कर सकती है कि एक नया बिजनेस शुरू करे शुरू से, फिर वो पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गेदर करे, चारों फैक्टर्स को लाए, मैन, मशीन, कैपिटल, लेबर और प्लेस, इस तरह से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेदर करे और एक नया बिजनेस शुरू करे। इंस्टेड ऑफ ऐसा ना कर कर कंपनी ये कर सकती है, किसी का रनिंग बिजनेस खरीद सकती है। अब वो रनिंग बिजनेस किसी सोल ट्रेडर का खरीद सकती है, वो रनिंग बिजनेस किसी पार्टनरशिप फर्म का खरीद सकती है। तो इस तरह से अगर कंपनी एक रनिंग बिजनेस, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करती है, खरीदती है, तो
अब अगर उस कंपनी ने उस रजिस्ट्रेशन से पहले ही, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले ही अगर कंपनी ने उस बिजनेस को खरीदा है, तो फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब कंपनी ने उस बिजनेस को खरीदा वहां से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक तो कंपनी थी ही नहीं, कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, लेकिन बिजनेस तो चला है, व्यापार तो हुआ है, बिजनेस तो हुआ है। अभी आगे चलकर मैं डेट वाइज लेकर आपको डेट के हिसाब से पूरा क्लियर कर कर बताऊंगा कि वो क्या, मैं क्या बताना चाहता हूँ मेनली। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में मैं बता रहा था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। यहाँ पर कंपनी एक प्रोसेस करती है, यहाँ पर कंपनी जो रजिस्टर हुई है, तो रजिस्टर होने के बाद सबसे पहला जो सर्टिफिकेट कंपनी को मिलेगा वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी तो जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी के लिए एक प्रोसेस और होता है कि भाई सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद अब उनको फंड रेजिंग का काम करना है, शेयर कैपिटल को इशू करने का काम करना है। शेयर कैपिटल इशू करने के बाद उनको पैसा एक्वायर करना है और फिर उसके बाद उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो एक और सर्टिफिकेट उसके बाद कंपनी को मिलता है, जब वो कंपनी ये प्रोसेस कर लेती है, ये शेयर इशू का काम कंपनी कर लेती है, जो भी उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे कर लेती है, तो कंपनी रजिस्ट्रार एक और सर्टिफिकेट देता है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट। तो यहाँ पर आगे चलकर जब हम प्रॉब्लम डील करेंगे तो उसमें कभी कभी ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट की भी डेट देगा, बट हमारे लिए काम का जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही है। हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ही यूज़ करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि डेट ऑफ कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई है, दैट विल बी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये कंपनी का बर्थ डेट है, ऐसा समझकर चलना है। और आगे चलकर पब्लिक लिमिटेड के लिए ये प्रोसेस है कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट के लिए जाना है, वो प्रोसेस उसको कंप्लीट करना है इनकॉर्पोरेशन से कॉमेंसमेंट के बीच का, और फिर कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पर बात ऐसी है कि भाई इंस्टेड ऑफ एक नया बिजनेस खरीदूं, उसको स्टार्ट करूं, इंस्टेड ऑफ एक नया बिजनेस शुरू करूं, उसको स्टार्ट करने की जो भी प्रोसेस है वो सब फैक्टर्स गेदर करूं और उसके बाद एक नया बिजनेस स्टार्ट करूं, इंस्टेड ऑफ ऐसा ना कर कर हम ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस किसी और कंपनी का या किसी पार्टनरशिप फर्म का या किसी सोल ट्रेडर का एक बिजनेस चल रहा था, वो बिजनेस हम एक्वायर कर सकते हैं, वो बिजनेस हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है वो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अवर मेन डेट, जो जिस डेट पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को मिला है वो डेट हमारे लिए बहुत काम की है। जिस डेट पर कंपनी ने इस बिजनेस को, किसी भी रनिंग बिजनेस को खरीदा है, वो डेट ऑफ परचेज कहलाएगी या डेट ऑफ एक्विजिशन भी इसे कहते हैं। तो वो डेट हमारे लिए काम की है। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, कंपनी कब एंड कर रही है, दैट विल बी ईयर एंड डेट, डेट ऑफ ईयर एंड जो है ये कंपनी की, ये 3 डेट्स हमारे पास अगर अवेलेबल हो तो इसके बेस पर फिर हम कुछ कैलकुलेशंस है जो आगे हमको करने हैं, जो आगे हमारा काम है। हमारा काम आगे क्या है, मैं अभी आगे जब मैं प्रोसेस करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा। हमको मेनली करना क्या है कि ये जो कंपनी चली है, इस कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला जो हिस्सा, इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा प्री, और इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा पोस्ट। तो पहला हिस्सा विल बी प्री, बाद वाला हिस्सा विल बी पोस्ट। इन 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में हमको इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करना है, इस ईयर के कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को हमको डिवाइड करना है। और वो क्यों करना है, क्या करना है, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि भाई 3 डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो डेट है, डेट ऑफ परचेस है। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज डेट ऑफ परचेस अगर 1 अप्रैल 2020 है, जिस दिन कंपनी ने एक रनिंग बिजनेस, एक चलता हुआ बिजनेस खरीदा, दैट विल बी डेट ऑफ परचेस वो कहलाएगा, या डेट ऑफ एक्विजिशन वो कहलाएगा। अब मानकर चलते हैं कि भाई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी जो बनी, उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी, या कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिला वो डेट है 1 जुलाई 2020। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का ये जो पीरियड है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का ये जो पीरियड है, दिस पीरियड विल बी टर्म्ड एज ए प्री पीरियड। अब 1 जुलाई को कंपनी फॉर्म हो गई, यहाँ से अब कंपनी का बिजनेस है, अब यहाँ से वो कंपनी कहलाएगी। इससे पहले तक वो कंपनी नहीं थी, इससे पहले तक प्रमोटर्स ने खरीदी हुई चीज़ थी, वो सिर्फ वो लीगली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। उसका लीगल एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, कहाँ से वो कंपनी बनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से वो कंपनी बनी। सो 1 जुलाई विल बी टर्म्ड एज ए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये 1 जुलाई अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल मई जून, जून एंड 30 जून का हो या 1 जुलाई का हो, 3 ही महीने होंगे। तो ये जो 3 महीने का पीरियड है ये प्री पीरियड कहलाएगा। और सपोज डेट ऑफ ईयर एंड है 31 मार्च 2020, सो 31 मार्च 2021 हो जाएगा। ये 31 मार्च
2021 हो जाएगा इस तरह से। सो ये जो डेट है 31 मार्च 2021, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का ये जो पीरियड है दिस विल बी टर्म्ड एज ए प्री पीरियड। अब 1 जुलाई से 31 मार्च 2021, सो 1 जुलाई से 31 मार्च में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तरह से टोटल 9 मंथ्स आएंगे। तो ये जो पहले के 3 महीने हैं दिस विल बी टर्म्ड एज ए प्री पीरियड, और बाद के जो 9 महीने दैट विल बी टर्म्ड एज ए पोस्ट पीरियड। तो इस तरह से ये 2 पीरियड्स में हमको इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम में क्या अवेलेबल होगा, वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा साल भर की एक्टिविटी का। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये साल भर की एक्टिविटी का वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको अवेलेबल कर देगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस से, उस प्रॉफिट एंड लॉस क्या कंटेन करता है, एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, इनकम्स ऑन क्रेडिट साइड, स्टार्ट विद जीपी, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, और वो बताता है इधर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मेनली हमको क्या करना है कि वो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द डिफरेंस विल बी, फिर जो पहले पीरियड की इनकम है उसमें से पहले पीरियड का एक्सपेंस अगर लेस कर देंगे तो जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज ए प्री पीरियड प्रॉफिट, और बाद के इनकम में से बाद के एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज ए पोस्ट पीरियड एक्सपेंस। तो ये जो प्री एंड पोस्ट, ये जो 2 पीरियड्स हैं, इन 2 पीरियड्स में मेनली हमको प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो ये जो पहला पीरियड है ये 3 महीने का, और बाद का जो पीरियड है 9 महीने का, ये जो पीरियड में बाइफर्केशन हमको करना है। तो फर्स्ट वाला कहलाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और बाद वाला कहलाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहले वाले पीरियड में अगर प्रॉफिट होता है, प्री वाले पीरियड में अगर प्रॉफिट होता है तो दैट प्रॉफिट विल बी टर्म्ड एज ए कैपिटल प्रॉफिट, और पोस्ट वाले पीरियड में अगर प्रॉफिट होता है तो दैट प्रॉफिट विल बी टर्म्ड एज ए रेवेन्यू प्रॉफिट। अगर प्री वाले पीरियड में प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, अगर लॉस होता है तो वो गुडविल कहलाएगा। नॉर्मली अगर आज हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं और अगर जितनी उसकी प्राइस है उससे ज़्यादा में अगर हम खरीदते हैं तो जो डिफरेंस होता है दैट विल बी टर्म्ड एज ए गुडविल, सिंपल। दैट्स वाई वो जो लॉस है दैट विल बी टर्म्ड एज ए गुडविल, और जो प्रॉफिट है दैट विल बी टर्म्ड एज ए कैपिटल प्रॉफिट। तो प्री पीरियड का प्रॉफिट कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट कहलाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। देखो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कंपनी पहले वाले पीरियड को कैपिटल और बाद वाले पीरियड को रेवेन्यू कह रही है। कैपिटल और रेवेन्यू का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं। कंपनीज अकाउंट में कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी अपने रेवेन्यू प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट जो अपने डे टू डे एक्टिविटी से कंपनी कमाती है, रोजमर्रा की जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कंपनी को मिलता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है डेफिनेटली। बट प्रॉफिट एंड लॉस किसको कहेंगे, रेवेन्यू किसको कहेंगे, कि भाई हमारी डे टू डे एक्टिविटी जो हम करते हैं, रोजमर्रा की जो हम काम करते हैं और उससे जो मुनाफा हम कमाते हैं दैट विल बी टर्म्ड एज ए रेवेन्यू प्रॉफिट। यहाँ पर जो कंपनी बनने के बाद से कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ ईयर एंड तक का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट विल बी टर्म्ड एज ए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये मुनाफा जो है कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट है, और ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट है ये ही कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांट सकती है। बड़ी जो कैपिटल प्रॉफिट है, प्री पीरियड का जो प्रॉफिट है, ये जो कैपिटल प्रॉफिट है कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है। ये प्रॉफिट का डिवीजन कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है कि भाई कंपनी वो मुनाफा जो अदर देन रेगुलर एक्टिविटी कंपनी कमाएगी वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, या कैपिटल लॉस दैट विल बी टर्म्ड एज ए गुडविल, वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई कैपिटल प्रॉफिट है तो उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं, उसके कुछ खास काम है, उसको यूज करने के कुछ स्पेसिफिक, यानी आप इस कैपिटल प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट से ही कर सकते हो। तो कंपनीज अकाउंट में कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट में इसको स्पेसिफाई किया हुआ है उन्होंने कि भाई कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। और कैपिटल प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। दैट्स वाई कंपनी इस मुनाफे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, प्री और पोस्ट, ऐसे 2 हिस्सों में इसको पार्ट कर रही है। तो हमें भी यहाँ पर करना यही है, हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा प्री पार्ट में और पोस्ट पार्ट में। यहाँ पर हमको कुछ रेशोज़ के कैलकुलेशन करने हैं, और वो रेशो के कैलकुलेशन में जो एक इंपॉर्टेंट रेशो का कैलकुलेशन अभी यहाँ पर हमको जो कुछ कैलकुलेशंस करने हैं वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो रेशो के कैलकुलेशन में जो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, सबसे पहला और जो रेशो हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज ए टाइम रेशो। और वो टाइम रेशो का बेस जो है वो यही है, पीरियड के बेस पर हम उसको डिवाइड करेंगे। प्री पीरियड दैट विल बी
जो होगा वो उसके मंथ्स काउंट करेंगे, पोस्ट पीरियड जो भी होगा उसके मंथ्स काउंट करेंगे और उन मंथ्स का एक रेशो बनाएंगे, दैट इज 3:9 का एक रेशो बनाएंगे, दैट विल बी 1:3 ये रेशो है। तो प्री और पोस्ट में 1:3 है। इन रेशोज का यूज़ क्या है आगे चलकर अभी मैं बताऊंगा। बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकम हमको इस रेशो पर डिवाइड करने हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस हमको डिवाइड करने हैं प्री और पोस्ट पीरियड में, उन रेशोज के बेस पर ही, इन रेशोज के बेस पर ही हमको उन एक्सपेंसेस और इनकम को डिवाइड करना है। तो टाइम रेशो जो है बेस होगा इसी के बेस पर। उसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट रेशो है, दैट विल बी सेल्स रेशो। सेल्स रेशो के बारे में भी, ये जो प्री और पोस्ट पीरियड है, बस प्री पीरियड में कितना सेल हुआ, पोस्ट पीरियड में कितना सेल हुआ वो बता दे, टोटल सेल वो बता दे। सेल के बेस पर हम वो कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई टोटल सेल अगर इतना हुआ और प्री में इतना हुआ, पोस्ट में इतना हुआ, तो उस अमाउंट का एक रेशो बनाएंगे एंड दैट विल बी टर्म्ड एज ए सेल्स रेशो। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर देगा, वो प्रॉब्लम में बताएगा कि भाई कितना प्री पीरियड में सेल हुआ है, कितना पोस्ट पीरियड में सेल हुआ है, और उसके बेस पर हम ये जो है सेल्स रेशो का जो है वो कैलकुलेशन हम करेंगे। हमारे पास कभी कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल होगा, लेकिन हमें जो आगे स्टेटमेंट बनाना है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस को ही हमको, प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स ही हमको डिवाइड कर उसमें नेट प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट है, प्री वाला पार्ट है वो कैपिटल प्रॉफिट, और बाद वाला जो पार्ट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉस वट एवर भी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। प्री इनकॉर्पोरेशन, तो एक रेशो तो हम कैलकुलेट करेंगे टाइम रेशो, जिसके बेस पर बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकम हम डिवाइड करेंगे। दूसरा रेशो हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स रेशो, जिसके बेस पर हम सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, अभी लिस्ट दूंगा मैं आपको कि कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकम टाइम के बेस पर डिवाइड होंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकम सेल्स के बेसिस पर डिवाइड होंगे। तीसरा जो बाइफर्केशन होगा, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड खर्चे होंगे जो कंपनी में हो ही नहीं सकते, वो या तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं, जिनसे उन्होंने एक बिजनेस को एक्वायर किया है, जो कंपनी बनने के पहले के एक्सपेंसेस है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए प्री इनकॉर्पोरेशन का रेशो की ज़रूरत नहीं है, बट ये कुछ ऐसे एलोकेशन है जो सिर्फ प्री में होंगे। दूसरा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है या कुछ ऐसे कंटेंट्स है, वो सिर्फ कुछ ऐसी इनकम्स है जो सिर्फ पोस्ट पीरियड में होगी। तो कुछ ऐसी इनकम्स या एक्सपेंसेस जो सिर्फ प्री में एलोकेट होगी, कुछ ऐसी इनकम या एक्सपेंसेस जो सिर्फ पोस्ट में एलोकेट होगी। कुछ स्पेशल रेशियोज हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कुछ कंटेंट्स वो बताएगा और उन कंटेंट्स के बेस पर हमको उन रेशियोज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रिलेटेड है, सैलरी रिलेटेड है, वेजेस और दूसरे बहुत सारे रेंट है, ऐसे बहुत सारे वो एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल रेशियोज वो स्पेसिफाई करेगा, वो बताएगा, उनके बेसिस पर हम उन रेशियोज को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। सबसे पहला जो है टाइम रेशो, दैट विल बी फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस पर हम जो एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे, टाइम बेसिस पर जो हम एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करेंगे, उन एक्सपेंसेस के बाइफरकेशन में कौन से एक्सपेंसेस हम टाइम बेसिस पर डिवाइड करेंगे, तो सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस। हाँ, इसके बारे में अगर कोई स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन ना हो तो ये एक्सपेंसेस जो है वो टाइम रेशो पर डिवाइड होंगे। तो सैलरी है, रेंट है, टैक्सेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रीसिएशन, रिपेयर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, ट्रंक कॉल चार्जेस। टेलीफोन ट्रंक कॉल, अभी पहले वो ओल्डन डेज में वो ट्रंक कॉल्स होते थे, फ़ोन कंपनीज़ को हमको कॉल करना पड़ता था और वो फिर कॉल लगा कर देते थे, दैट विल बी टर्म्ड एज ए ट्रंक कॉल्स। तो टेलीफोन चार्जेस, मोबाइल चार्जेस आपके हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस हैं, ये सब टाइम बेसिस पर होंगे। अभी ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कई नाम है, उसको ऑफिस एक्सपेंस कहते हैं, उसको स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कहते हैं, उसको जनरल एक्सपेंस कहते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रिजिड एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब जो है ऑफिस एक्सपेंसेस ही है। ऑफिस एक्सपेंस आप कह लो, तो ये वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि बस इसके बाद अब कोई और दूसरा टाइम रेशो पर डिवाइड नहीं होगा, इट में भी और दूसरे भी हो सकते हैं, बट जनरल ये एक्सपेंसेस हम देखेंगे जो टाइम रेशो पर हम डिवाइड करेंगे। सेकंड जो रेशो है वो है सेल्स रेशो। सेल्स रेशो पर डिवाइड होने वाले जो एक्सपेंसेस है उसमें एडवर्टीजमेंट है, पब्लिसिटी चार्जेस है, ये सब सेल्स रिलेटेड है। सेल प्रमोशन, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेस टू डेटर्स, कमीशन ऑन सेल्स, ब्रोकरेज, बेड डेट, फ्री सैंपल, कैरेज आउटवर्ड ऑन सेल्स, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये सब सेल्स रेशो पर डिवाइड होंगे। उसके बाद मार्जिनल एक्सपेंसेस, मार्जिनल विच इज़ वेरी, जो चेंज होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ऑल्सो टर्म्ड एज ए मार्जिनल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल्स, ऐसे खर्चे जो सेल्स रिलेटेड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस,
पैकिंग चार्जेस, सन्ड्री पैकिंग, डिलीवरी एक्सपेंसेस, वैन डिलीवरी वैन रनिंग एक्सपेंसेस, जो डिलीवरी के लिए वैन्स का यूज़ होता है उसके जो रनिंग एक्सपेंसेस, उसका डीजल, उसका पेट्रोल, उसके मेंटेनेंस के चार्जेस, इस तरह से। कैटलॉग एक्सपेंसेस, टेंडरिंग एक्सपेंसेस, कैटलॉग्स, बहुत सारे पम्पलेट्स वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह कंपनीज बनाती है, वो सेल प्रमोशन के ही होते हैं, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है। टेंडर्स भरती है कंपनी, वैरायटी ऑफ टेंडर्स कंपनी भरती है, और वो टेंडर्स रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो। उसके बाद सेल्स टैक्स है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज एक्सपेंसेस है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है, ये लिस्ट है, कंप्रिहेंसिव लिस्ट है, सेल्स रेशो पर जो डिवाइड होगी, इस तरह से ये एक्सपेंसेस डिवाइड होंगे। उसके बाद सिर्फ प्री पीरियड में जो एप्लीकेबल होगा, तो सिर्फ प्री पीरियड में एप्लीकेबल जो एक्सपेंसेस हैं उसमें वेंडर सैलरी है, जो बेचने वाला है। वेंडर मीन्स सेलर, सेलर सैलरी, जो जिसने कंपनी को, इस बिजनेस को बेचा है। अब वो सोल ट्रेडर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। सो वेंडर मीन्स सेलर, सेलर्स का जो सैलरी है वो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म से अगर बिजनेस खरीदा है तो कंपनी में तो पार्टनर कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, तो ये सिर्फ प्री में ही अलोकेट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सब जो है सैलरी टू पार्टनर है। इस तरह से ये जो भी एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंसेस मेनली एप्लीकेबल है प्री पीरियड रिलेटेड, ये सिर्फ प्री में अलोकेट होंगे। अप्लीकेबल टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली, ऐसे खर्चे जो सिर्फ कंपनी पीरियड में बाइफरकेट होंगे, सिर्फ कंपनी पीरियड में अलोकेट होंगे, उसमें है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डायरेक्टर फीस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी बनाने के खर्चे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, उस पर वो ब्याज देती है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो मीटिंग वगैरह वो कॉल करते हैं, उसकी फ़ीस वो पे करते हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी बनाने के खर्चे, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जैसा ही है। अंडर राइटिंग कमीशन, कंपनी ने अगर ये किसी एजेंट के थ्रू शेयर को बिकवाया है तो उसका जो दलाली है, उसकी जो एजेंट की जो दलाली है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए अंडर राइटिंग कमीशन, वो अंडर राइटिंग कमीशन कहलाएगी। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर पर और डिबेंचर पर कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया है, अगर छूट दी है कंपनी ने, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो यहाँ पर चार्ज होगा। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके रेम्यूनरेशंस, उनकी तनख्वाह। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, वो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ही है बेसिकली। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में आगे चलकर ये भी हो सकता है कि भाई कंपनी बनाने के जो खर्चे थे, कंपनी को डेवलप करने के लिए कुछ उसमें अगर प्रोग्रेस वगैरह किया है, कुछ डेवलपमेंट किया है, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस वही है, डेवलपमेंट ही है एक तरह का, नया कुछ बनाया है तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस भी कंपनी को न्यू बनाना, कंपनी में कुछ डेवलपमेंट्स करना, कंपनी में कुछ एडवांसमेंट्स करना, यही सब है। ऑडिट फीस, शेयर ट्रांसफ़र फीस, इस तरह से। अभी ऑडिट फीस के बारे में एक कन्फ्यूजन ऐसा है कि भाई कुछ मानते हैं कि नहीं, उसको साल भर में डिवाइड करना चाहिए, यानी टाइम बेसिस पर डिवाइड करना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं भाई, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, कंपनी को कंपलसरी होता है, इसलिए ऑडिट फी को पोस्ट में ही बाइफरकेट करना चाहिए। तो जनरली इसको पोस्ट पीरियड में ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सिर्फ कंपनीज में टैक्स का प्रोविजन वगैरह हो सकता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है, दैट इज RDD, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। डिविडेंड ऑन शेयर्स, डायरेक्टर्स ट्रैवलिंग, गुडविल राइट ऑफ, इनकम टैक्स, ये जो रिटर्न ऑफ्स है जितने भी, दे आर ऑल चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट्स वाई वो सिर्फ पोस्ट पीरियड में ही बाइफरकेट होंगे। इनकम टैक्स पोस्ट पीरियड में ही बाइफरकेट होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी पोस्ट में ही जाएगा, इनकम टैक्स भी पोस्ट पीरियड में ही बाइफरकेट होगा। ब्रोकरेज ऑन शेयर्स, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, शेयर को इशू करने के खर्चे, शेयर पर जो दलाली उन्होंने पे की है वो अंडर राइटिंग कमीशन जैसा ही है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये कंप्रिहेंसिव लिस्ट है जो पोस्ट पीरियड में बाइफरकेट होगी। उसके बाद अब जब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट में जो बाइफरकेट करता हुआ जब हम वो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो स्टेटमेंट इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें सबसे पहले पर्टिकुलर्स होगा। यहाँ पर हम कंटेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, तो ये पर्टिकुलर्स में हम कंटेंट्स क्या लिखेंगे, भाई कौन कौन से एक्सपेंसेस है, जीपी इनकम के पहले कंटेंट्स पहले लिख लेंगे, उसकी टोटल करेंगे, और फिर एक्सपेंस के कंटेंट उसमें से लेस करेंगे। तो वर्टिकल फॉर्म में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने वाले हैं। और भाई अभी तक आपने जो फाइनल अकाउंट स्टडी किया है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ही आपने देखा है, यहाँ पर अब हम वर्टिकल फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट्स का स्टडी करेंगे, फाइनल अकाउंट्स को वर्टिकल फॉर्म में हम देखने वाले हैं। तो ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट का, वो मेनली अब आगे चलकर
हमको फाइनल अकाउंट्स में भी वर्टिकल फॉर्म ही फॉलो करना है। यहाँ पर भी अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट ऐसे दो साइड्स आपको नहीं मिलेगी। तो स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले वो कंटेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बेसिस ऑफ एलोकेशन, वो कौन से बेस पर हम डिवाइड कर रहे हैं, टाइम रेशो पर, सेल्स रेशो पर, प्री इनकॉर्पोरेशन है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, या कुछ स्पेशल रेशो है उस पर। फिर रेशो लिखेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन लिखेंगे, रेशो लिखेंगे, टोटल वैल्यू लिखेंगे, उसकी टोटल अमाउंट क्या है। फिर प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, प्री का कितना, पोस्ट का कितना। इस तरह से प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इनकम एक्सपेंस के लिए यहाँ पर दो कॉलम्स जो अमाउंट के आपको दिख रहे हैं प्री और पोस्ट में, एक इनकम के लिए एक एक्सपेंस के लिए, और वो बैलेंस करने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए हमको काम आएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो लेक्चर था ये यहीं तक मैंने इसको जो बेसिक है वो मैंने यहाँ पर आज समझा दिया है, वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब इसके बाद आगे चलकर हम इसके जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम डील करने वाले हैं।